प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अणु संघ गुणधर्म जो कि पिछली क्लास में बताया था उसी के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने आपको अणु संघ गुणधर्मों के अंतर्गत दो अणु संघ गुणधर्म बताए थे। एक बाष्प दाब का अवनमन या अपेक्षक अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन। हम क्वथनांक उन्नयन और परासरण इस वीडियो के अंतर्गत परासरण की घटना, परासरण दाब के बारे में और परासरण दाब संबंधी वानठाप समीकरण का हम अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पिछले वीडियोज़ की लैंग्वेज लिंक मिल जाएगी। पिछले वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। उससे आपका जो 5वां ये लेक्चर हम लेके आए हैं उससे पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं आप, या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप साधना केमिस्ट्री कोचिंग की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें चल रहे कोर्सों को भी आप देख सकते हैं। तो अब समय बर्बाद ना करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमें अणु संघ गुणधर्म का अध्ययन करना है। अणु संघ गुणधर्म में जिसमें दो अणु संघ गुणधर्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, बाकी दो पर अब विचार करते हैं। तो देखिए भाई, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक बताया था कि जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है या जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है 1 atm, तब उस ताप को आप क्वथनांक कहते हैं। आपके पास कोई भी शुद्ध द्रव है, उसका वाष्प दाब निश्चित होता है, वाष्प दाब बराबर P0। उसका हिमांक भी निश्चित होता है T0 और उसका क्वथनांक भी निश्चित होता है, क्वथनांक T0। जब आप इस शुद्ध द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ इसी शुद्ध द्रव में मिला देते हैं तो आपका विलयन बन जाएगा। तो विलयन का जो क्वथनांक हो जाता है वो मान लीजिए Ts हो जाता है। तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसलिए Ts ग्रेटर होगा T0 से। तो आप इसमें परिवर्तन डेल्टा Ts निकाल सकते हैं। तो Ts माइनस T0 इस तरह से परिवर्तन आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी। इसी को आप क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं इसी को भाई, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, जो आपकी Ts माइनस T0 यानी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बराबर होती है, डेल्टा Ts। अब जितना ही ज़्यादा वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब भी जैसे मान लीजिए पहले वाष्प दाब P0 है, फिर वाष्प दाब Ps हो जाता है। तो वाष्प दाब में जो कमी होगी वो डेल्टा P बराबर होगी P0 माइनस Ps के। ये बताया था हमने आपको पिछली क्लास में। तो ये जो वाष्प दाब में अवनमन है
ये क्वथनांक में होने वाले उन्नयन के समानुपाती होता है। तो भाई डेल्टा टी एस समानुपाती डेल्टा पी, और ये आपकी जो डेल्टा पी है ये समानुपाती आया था मूललता के। पिछला वीडियो देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। पिछले में हमने इसको सिद्ध कराया था, उसको वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। तो मूललता के समानुपाती होता है। भाई डेल्टा टी एस समानुपाती आप कह सकते हैं मूललता, मोलालिटी के समानुपाती कह सकते हो। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आप, तो डेल्टा टी एस बराबर यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा के बी इंटू मोलालिटी, के बी इंटू मोलालिटी। इस के बी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आप मूललता का सूत्र खोल सकते हैं भाई, तो डेल्टा टी एस बराबर आ जाएगा के बी मोललता स्मॉल डब्लू गुणा 1000 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार। तो ये क्वथनांक उन्नयन का सूत्र आ गया। इसकी सहायता से आप क्वथनांक उन्नयन निकाल सकते हैं, यहाँ पर उन्नयन स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो भाई दोनों को आप क्लियर करते हैं एक बार और, कि हिमांक का उन्नमन जो आया था, ये टी एस डेल्टा टी एस लिख रहे हैं आप, इसे डेल्टा टी बी भी आप लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा टी बी। तो देखिए आपने कल हिमांक का उन्नमन पढ़ा था, डेल्टा टी एफ समानुपाती के एफ बराबर सीधे बराबर के एफ इंटू मोलालिटी। इसी प्रकार डेल्टा टी एस या डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू मोलालिटी। तो दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, दोनों के सूत्र एक जैसे हैं। के एफ को आपने मोलल अवनमन स्थिरांक कहा था, के बी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब हमें इसी की डेफिनीशन निकालनी है, तो बराबर इसे के एफ मोलालिटी विलेय के मोल बटे विलायक का भार कैपिटल डब्लू एन के जी किलोग्राम, ग्राम में लेते हैं तो 1000 से गुणा हो जाता है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं आप के बी मोलालिटी का सूत्र लिख सकते हैं विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ये भी काय में किलोग्राम में, ग्राम में लेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं के बी गुणा एन गुणा 1000 और बटे कैपिटल डब्लू, अब ये ग्राम में ले सकते हो आप। तो भाई अब आप मान लेंगे कि यदि स्मॉल एन मतलब डब्लू बटे एम बराबर मान लिया जाए 1 मोल, कैपिटल डब्लू यानी विलायक का भार मान लिया जाए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम से, तो इनकी डेफिनीशन आ जाएगी कि 1000 ग्राम आपने विलायक लिया है, उसमें आपको 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ घोलना है। तो 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर जब आप 1 मोल इसको रख देंगे 1 इसको रख देंगे तो भाई क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा टी बी बराबर के बी आ जाएगा। तो दोनों की डेफिनीशन एक साथ हो जाएगी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर
उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वह उस विलायक के मूलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। इसी प्रकार उसके हिमांक में जितनी कमी होती है वह उसके मूलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होती है। मूलल अवनमन स्थिरांक Kf है। तो 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी विलायक का मूलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। विलायक का मूलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। मूलल अवनमन स्थिरांक। इसी प्रकार 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर होने वाली कमी, यहाँ कमी हो रही थी, यहाँ वृद्धि होगी। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वह मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मूलल उन्नयन स्थिरांक। दोनों की डेफिनीशन आ गई। दोनों की डेफिनीशन आपसे पूछ दी जाती हैं तो आप इसी सूत्र से दोनों की डेफिनीशन निकाल सकते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में पदार्थ का 1 मोल मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसे आप मूलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे और उसके हिमांक में जितनी कमी होगी उसे आप मूलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। तो भाई अब हम चौथा अणुसांक गुण पढ़ने वाले हैं। चौथा पढ़ेंगे परासरण दाब। चौथा अणुसांक गुणधर्म है आपका परासरण दाब। परासरण दाब जिसे आप कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब को समझने से पहले हमें परासरण की घटना समझनी पड़ेगी। परासरण किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम परासरण दाब को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक परिकल्पनिक कोई भी विलयन ले सकते हैं, शुद्ध विलायक ले सकते हैं, या फिर हम 2 तनु विलयन, मतलब एक तनु विलयन एक सांद्र विलयन ले सकते हैं। देखिए किस तरह से हम इसकी परिभाषा को ध्यान रखेंगे। ऑस्मोसिस की घटना कैसे होती है इसको जान लेते हैं। तो देखिए भाई, हमने मान लीजिए कि विलायक और विलयन लिया, विलायक और विलयन, और दोनों को हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग कर दिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों के बीच में पृथक कर रही है दोनों को। इसी तरह मान लीजिए हमने लिया तनु विलयन, एक तनु विलयन लिया, और एक हमने लिया सांद्र विलयन। सांद्र यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन लिया, और दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया। तो ये जो बीच में हमने डॉटेड लाइंस बनाई है, ये भाई अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको आप हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली से हमने विलायक और विलयन को पृथक कर लिया, अलग अलग कर लिया। उसी तरह हमने तनु विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन से यानी गहरे विलयन से अलग कर लिया, कंसंट्रेटेड विलयन से अलग कर लिया। तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है
जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं, उसे आप अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये प्राकृतिक होती है। इसके अलावा कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली भी है। कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली भी बनाई जाती है। Cu2FeCN का होल 6 जो वैज्ञानिक एम ट्रावे ने बताई थी, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसकी आप अर्धपारगम झिल्ली बनाते हैं, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कुछ अर्धपारगम झिल्लियाँ जंतु और वनस्पतियों में भी होती हैं। तो जंतु वनस्पतियाँ झिल्लियाँ भी अर्धपारगम हो सकती हैं, सेमी परमेबल हो सकती हैं। ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो जब हम विलायक को विलयन से और तनु विलयन को सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देते हैं, तो भाई विलायक के जो अणु होते हैं वो स्वतः अपने आप अर्धपारगम झिल्ली को भेद कर विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी प्रकार विलायक के अणु स्वतः अर्धपारगम झिल्ली को भेद कर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी घटना को हम परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी घटना को भैया ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसी को कह सकते हो कि जब किसी विलायक को विलयन से या तनु विलयन को सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः परिवर्तित प्रवाह यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः परिवर्तित, अपने आप स्वतः परिवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है। उस विलयन का परासरण कहलाता है। तो विलायक के अणु इस तरह से स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं, विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। विलायक के अणुओं की ये गति परासरण कहलाती है। अगर बीच में अर्धपारगम झिल्ली ना हो, बीच में अर्धपारगम झिल्ली ना हो, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को या विलायक और विलयन को सीधे संपर्क में रख दिया जाए, तो विलायक के अणु तो तनु से सांद्र की ओर गति करते हैं और विलेय के अणु सांद्र से तनु की ओर गति करते हैं, यानी कि विलेय और विलायक के अणुओं की एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति होने लगती है। उस घटना को आप डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहते हैं। उस घटना को भाई विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। इसको हम जो है एक उदाहरण से समझ सकते हैं डिफ्यूजन को। मान लीजिए आपके पास एक ये कोई गिलास है कांच का। इस कांच के गिलास में आपने शुद्ध जल भर लिया, शुद्ध जल भर लिया, जिसके जल में कोई कलर नहीं होता, आप जानते हैं, रंगहीन होता है। अब आपने थिसल कीप द्वारा सावधानी से, एक कीप की सहायता से या फिर इसके दीवार के सहारे सावधानी से आपने KMnO4 का सांद्र विलयन इसमें भरा निचले भाग में। तो भाई KMnO4 की जो कलर है आपका बैगनी रंग, वो आपको आसानी से दिखाई देगा। यहाँ पर कलर दिखाई देगा आपको उसका वॉयलेट कलर। तो जब आप एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें सावधानी पूर्वक थिसल कीप की सहायता से KMnO4 का सांद्र विलयन भरते हैं, तो KMnO4 की जो परत है वो अलग दिखाई देती है और जल की परत यानी कि दो परतें आपको अलग अलग दिखाई देती हैं, एक में कलर है और एक कलरलेस। थोड़ी देर बाद ये दोनों परतें अदृश्य हो जाती हैं डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण।
और दोनों परतें मिल जाती हैं और पूरा जो विलयन है मतलब हल्का कलर, हल्के कलर का हो जाता है, लाइट कलर पूरे में आ जाता है। तो इस तरह से आप KMnO4 का विलयन लेकर, जल को लेकर आप विसरण की घटना को समझ सकते हैं। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, बीच में कोई झिल्ली वगैरह नहीं होती है, सीधे आप उसको संपर्क में लगा देते हैं, संपर्क में रख देते हैं। इसी तरह जब विलायक और विलयन को या तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। क्लियर हो गया? परासरण की घटना समझ गए आप? तो परासरण की घटना समझ गए हैं तो आप परासरण दाब ही बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब आप विलयन पर देखिए दाब आरोपित कर देंगे तो परासरण की घटना को रोका जा सकता है। तो विलयन पर परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब एक अणुसंक गुणधर्म है, विलयन का अणुसंक गुणधर्म है। तो उस परासरण दाब को निकालने के लिए हमें बानठाप के समीकरण पढ़ने पड़ते हैं। अब हम बानठाप विचार को सुनते हैं। बानठाप का क्या विचार था भाई? बानठाप समीकरण को पढ़ने से पहले आपको बानठाप के नियमों को जानना पड़ेगा। बानठाप के नियम जो कि गैसीय नियम से संबंधित हैं। वैज्ञानिक बानठाप ने विलयन तनु विलयनों के एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रयोग किए हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए इस पात्र में कोई विलयन है, इसमें ये कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। अब इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, डाइल्यूशन कर दिया जाए इसको पतला कर दिया जाए। जब हम इसको पतला कर देंगे तो इसमें जो विलेय पदार्थ के पार्टिकल्स हैं यानी अणु हैं वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, जिससे वो सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करेंगे, गति करेंगे। उनका बिहेवियर गैसीय अणुओं की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार से गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं, उसी प्रकार से तनु विलयन में विलेय के कण या अणु गति करते हैं। यह आपके विलेय के अणु हैं, विलेय के अणु सभी दिशाओं में गति करेंगे और विलेय के अणुओं का व्यवहार बिल्कुल गैसीय अणुओं की भांति होगा, गैस के अणुओं की तरह होगा। इसलिए आप गैसीय नियमों को तनु विलयनों पर लागू करते हैं, ये बताया बानठाप ने। तो उन्होंने बॉयल के नियम को, चार्ल्स के नियम को, एवोगैड्रो नियम को तनु विलयन पर लागू कर दिया। बॉयल का नियम, बॉयल के नियम को, ठीक है, और चार्ल्स के नियम को, चार्ल्स नियम, और आवागाद्रो नियम, आवागाद्रो नियम। बॉयल का नियम तो उन्होंने उसको कहा बॉयल बानठाप, बॉयल बानठाप। चार्ल्स का नियम तो उसे कहा भाई चार्ल्स बानठाप, चार्ल्स बानठाप। और एवोगैड्रो नियम तो एवोगैड्रो या आवागाद्रो बानठाप कहा। अब ये बानठाप नियम क्या हैं, इनको जान लेते हैं, जिससे आप जो है परासरण दाब का सूत्र बना पाएंगे और परासरण दाब का परिकलन भी कर पाएंगे, परासरण दाब का निर्धारण कर पाएंगे, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। परासरण दाब का सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई। देखिए बानठाप नियम जानते हैं, बानठाप, बॉयल बानठाप क्या है? तो जो बॉयल का नियम है वो स्थिर ताप पर होता है, बॉयल बानठाप। ये गैसीय नियम था
अब इसको तनु विलयन पर लागू कर दिया है, तो ये नियम बताया गया है कि भाई स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है परासरण दाब P समानुपाती C। और हम जानते हैं कि सांद्रता का मतलब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारा परासरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती है लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर ताप पर। इसे आप बॉयल वान-ट्राप नियम कहते हैं, यह आपका बॉयल वान-ट्राप नियम है। इसी तरह चार्ल्स वान-ट्राप नियम के आधार पर ये आपको स्थिर सांद्रता पर ये नियम है, तनु विलयन के लिए स्थिर सांद्रता पर ये नियम है। स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो परासरण दाब होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। इसे आप चार्ल्स वान-ट्राप नियम कहते हैं। इसके बाद आता है आवागाद्रो वान-ट्राप नियम। तो भैया ताप और अगर परासरण दाब दो तनु विलयनों के बराबर हों, दो तनु विलयन समान ताप पर हों, समान परासरण दाब पर हों, तो उनमें अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या बराबर होती है। इसे आवागाद्रो वान-ट्राप नियम कहते हैं। तो अब इन दोनों को आप मिला देंगे तो परासरण दाब आपका C के भी समानुपाती है, परासरण दाब T के भी समानुपाती है, तो P समानुपाती लिख सकते हैं CT। अब समानुपाती का आप चिन्ह हटा देंगे तो P बराबर आ जाएगा R, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, तो CRT, कैपिटल R यहाँ पर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की तरह ही ये सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसे आप गैस कांस्टेंट ही कहते हैं, गैस कांस्टेंट के बराबर ही इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM यानी वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका मान होता है कैपिटल R का, कांस्टेंट का। अब अगर हम मान लें कि भैया V लीटर आयतन में पदार्थ के n मोल घुले हुए हैं, n मोल उपस्थित हैं, V लीटर आयतन में n मोल उपस्थित हैं, तो भैया B लीटर आयतन में n मोल उपस्थित हैं, तो C बराबर आप लिख सकते हैं n/V, C बराबर लिख सकते हैं n/V। तो आपका P बराबर लिखा था CRT, तो C की जगह आप n/V × RT लिख सकते हैं। n मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन, यही सांद्रता होती है। तो फाइनली PV बराबर आ जाएगा nRT। इतना ही गैस इक्वेशन होता है, आदर्श गैस समीकरण, और इतना ही वान-ट्राप इक्वेशन होता है। इसको आप वान-ट्राप इक्वेशन कहते हैं, वान-ट्राप इक्वेशन कहते हैं इसे आप, वान-ट्राप समीकरण, वान-ट्राप इक्वेशन कहते हैं। तो वान-ट्राप इक्वेशन की सहायता से आप विलयन का परासरण दाब निकाल सकते हैं। परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। आवश्यक उस अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। जिस तनु विलयन पर वान-ट्राप नियम लागू होते हैं, बॉयल वान-ट्राप नियम और चार्ल्स वान-ट्राप नियम, आवागाद्रो वान-ट्राप नियम, इनकी सहायता से वान-ट्राप इक्वेशन निकाली गई। PV बराबर nRT। n का मतलब मोल है, जिसका मतलब होता है W/m। तो आप यहाँ पर W/m की सहायता से मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस सूत्र से आप परासरण दाब निकाल सकते हैं। किसी भी विलयन का परासरण दाब निकाल सकते हैं। सपोज डेट कहा जाए कि भैया 27 डिग्री C ताप पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। तो 6% जलीय विलयन है यूरिया का, टेम्परेचर 27 डिग्री C है और उसका जलीय विलयन का हमें परासरण दाब कैलकुलेट करना है। तो बड़े ही आसानी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। T बराबर 27 डिग्री C ताप पर आपको 6% यूरिया यानी कि जिसका सूत्र होता है NH2CONH2, यूरिया
का जलीय विलयन है भाई, यूरिया का जलीय विलयन है, इसका आपको पराशरण दाब निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो ये टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सी, ये सेल्सियस पैमाने का ताप है। इसको सबसे पहले परम ताप में यानी केल्विन पैमाने के ताप में कन्वर्ट करेंगे। तो कैपिटल टी वो तो सेल्सियस ताप में आप 273 ऐड कर देते हैं तो ये आपका परम ताप बन जाता है। तो 27 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 300 केल्विन से। तो ये आपका कैपिटल टी हो गया भाई। 6% यूरिया विलयन दिया है, इसका मतलब जो यूरिया की मात्रा है वो 6 ग्राम है और जो विलयन का आयतन है वो है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसकी परसेंटेज होती है। तो ये आपकी परसेंटेज दी है कि 100 ml में 6 ग्राम यूरिया है। अब यूरिया का अणु भार निकाल लीजिए, NH2CONH2, NH2CONH2 का अणु भार कैसे निकलता है भाई? सबके परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2 और टोटल करेंगे आप 60 आ जाएगा इसका अणु भार। तो इसका अणु भार निकल आया यूरिया का 60 आयतन दिया है। आयतन को आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1000 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर से 1000 का भाग कर देंगे, 0.1 लीटर हो जाएगा। 0.1 लीटर आयतन हो जाएगा। कैपिटल आर का मान रख लीजिए 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखिए यहीं पर बात में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, आपको यहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो कैपिटल आर का मात्रक है उसमें लीटर दिया है, इसलिए आयतन आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद दाब का मात्रक यहाँ ATM दिया है, जो पराशरण दाब का आंसर आएगा उसका मात्रक ATM यानी वायुमंडल होगा। ताप का मात्रक केल्विन दिया, इसलिए आपको ताप को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ा 273 ऐड करके। मोल इनवर्स दिया है, मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा बटे अणु भार, तो आप या मोलर द्रव्यमान, तो आप ग्राम में मात्रा और मोलर द्रव्यमान आप यूज कर रहे हैं, अतः मात्रा की एक जैसी पद्धति में है। अब आप सूत्र वांट हाफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो भाई वांट हाफ इक्वेशन से वांट हाफ इक्वेशन, तो भाई वांट हाफ इक्वेशन, तो वांट हाफ इक्वेशन आपका होता है PV बराबर nRT और n की जगह आप लिख सकते हैं W/m RT। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो P आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए P गुणा V का मान है 0.1 लीटर और बराबर W है आपका 6/m 60 गुणा R 0.0821 और T है आपका 300। तो ये आप बटे में भेज देंगे तो P बराबर आ जाएगा 6 गुणा 0.0821 गुणा 300 अपन 0.1 गुणा 60। ये 0.1 दिया है, यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव है, आप 3 0 और बढ़ा दीजिए और ये आपका दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये आपके 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 कट जाएंगी आपकी और ये 6 से आपका 6 से ये 10 बार कट जाएगा 60। तो ये P बराबर आ जाएगा 821 गुणा 3 बटे 10 गुणा 10, इतना बचा। हाँ तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 दूना 6 और 8 तिहाई 24 बटे 10 गुणा 10 100। तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा भाई 24.63 ATM। ये आपका पराशरण दाब आ गया। तो ये अणुसंग गुणधर्म थे जिनका हमने अध्ययन किया है विलयन के अंतर्गत। तो आपने 4 अणुसंग गुणधर्म पढ़े। प्रत्येक विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। जिसमें से पहला था वाष्प दाब का अवनमन या अपेक्षक अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा आपने पढ़ा
परासरण दाब, तो परासरण विसरण परासरण दाब की घटना ये आपने पढ़ी। एक और होता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी व्युत्क्रम परासरण। जब आप विलयन पर परासरण दाब से कहीं अधिक दाब आरोपित कर देते हैं तो जो परासरण की दिशा है वो व्युत्क्रमित हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, विपरीत दिशा में परासरण होने लगता है। उस प्रक्रिया का हम प्रयोग जल के शुद्धिकरण में, शोधन में करते हैं, जल के विलवणीकरण में करते हैं। जो आपके आरओ बने होते हैं, आरओ प्लांट लगे हैं जिनसे आप मिनरल वाटर यानी कि पीते हैं, डिस्टिल वाटर बनाते हैं, तो उन सब में क्या होता है कि जो जल में जो लवण होते हैं, लवणों को अलग किया जाता है, तो वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस की ही घटना होती है। एक मेम्ब्रेन होती है, उस पर हाई प्रेशर पर जल को भेजा जाता है तो दाब अधिक आरोपित किया जाता है, तो मेम्ब्रेन से छनकर शुद्ध जल के अणु अलग निकलते हैं और जो लवण होते हैं वो बेस्ट पानी के साथ अलग हो जाते हैं। इसी सिद्धांत पर आपके जो है जो घरेलू आरओ हैं या आरओ प्लांट हैं, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पर कार्य करते हैं। परासरण की घटना कुछ जैविक घटना भी होती है। परासरण की घटना जैसे फूल पत्तियों का फैलना, खिलना, ये सब परासरण के कारण होता है। हम देखते हैं कि जैसे मार्केट से हम गाजर या मूली खरीद कर लाते हैं तो एक दो दिन बाद उसमें से जल का क्षरण हो जाता है जिससे वो लचीली पड़ जाती है। अगर हम उसको ताज़े जल में डाल देते हैं तो वह फिर से कठोर हो जाती है। ये भी परासरण के कारण ही यानी कि घटना होती है। तो बहुत सी जैविक घटनाएं हैं। जब हम आम का अचार बनाते हैं तो भाई आम को काट के पहले नमक के विलयन में मिला के उसको रख देते हैं, जिससे आम के अंदर का जो पानी है वो नमक में आ जाता है परासरण के कारण, और वो पानी जब नमक में आ जाता है तो उसमें से पानी निकल जाता है। उसके बाद हम उस आम को तेज पानी को फेंक कर तेल के साथ उसका जो है अचार बना लेते हैं। इसके अलावा बीजों के अंकुरण में भी परासरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नमी को प्रोवाइड कराने में, बीज के अंकुरण में। इसके अलावा हमारे पेड़ पौधे जो मृदा से जल का अवशोषण करते हैं वो भी परासरण के कारण होता है। जड़ों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जल के अणु उसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है पेड़ के अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो पेड़ उसका अवशोषण करते हैं नमी का मृदा से, तो वो भी परासरण की घटना है। तो परासरण की बहुत सारी जैविक घटनाएं हमारे सामने हैं, हम देखते हैं अक्सर इन घटनाओं को। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में आपने अणुसंघ गुणधर्मों का शीर्ष अध्ययन किया, और पुराने अध्ययन इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आई बटन पर भी आप चेक करके उनको देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई लाइक कर दीजिए और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यूँ ही रसायन विज्ञान के अच्छे हिंदी भाषा में आपको बराबर वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।